गौतम अडानी के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स की खबर देखकर एक बात समझ में आ गई। वो यह कि उन्होंने न्यूज चैनल क्यों खरीदा। इसलिए कि जब वे अपना न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो इसकी पूरी गारंटी होगी कि उस पर ऐसी खबरें नहीं चलेंगी जैसी फाइनेंशियल टाइम्स ने कर दी हैं। यह वही अखबार है जिसके बारे में गौतम अडानी ने कहा था कि वे फाइनेंशियल टाइम्स जैसा संस्थान बनाना चाहेंगे। बनाने की जरूरत नहीं, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने खोजी रपट की है उसे ही अपने चैनल पर चला दीजिए, आपका चैनल भी फाइनेंशियल टाइम्स बन जाएगा। बल्कि पिछले 11 महीने में अडानी समूह को लेकर इतनी खबरें आ चुकी हैं कि उनके लिए भी अलग से एक न्यूज चैनल बन सकता है। 11 अक्टूबर को एफटी के 4 रिपोर्टर ने मिलकर एक खबर छाप दी। अब आप इस खबर को देखकर अपना बिजली बिल देखने मत चले जाइएगा, पहले यह वीडियो पूरा देख लीजिए। डॉन मैक्रम, क्रिस कूक, डेविड शेफर्ड और मैक्स हार्लो। अपनी इस खबर में इन चारों ने बताया है कि गौतम अडानी समूह भारत में कोयले का सबसे बड़ा प्राइवेट आयातक है। इस समूह पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि समूह कोयले के दाम को बाजार दर से ज्यादा दिखाता है और महंगे दाम पर बेचता है, जिसके कारण बिजली की कंपनियों की लागत महंगी हो जाती है और आपके घर का बिजली बिल महंगा हो जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि उसने इसका पर्दाफाश करने के लिए कस्टम विभाग के तमाम रिकॉर्ड खंगाल डाले हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लंदन से छपता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा मामला देश में कोयले के इंपोर्ट से जुड़ा हुआ बहुत लंबी रिपोर्ट छापी गई है और डेटा के साथ छापी गई है। और उसके अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो उसी तरीके के आरोप हैं जो 2016 में या कहें 2014 से 2016 तक जिन पे काफ़ी चर्चा थी कि अडानी साहब की जो कंपनियां हैं जो कोयला इंपोर्ट करती हैं वो कोयला इस तरीके से इंपोर्ट होता है, जब वो कोयला एक देश से चलता है, मान लीजिए इंडोनेशिया से चलता है, तो वो 1 करोड़ रुपए का होता है और जब कोयला यहाँ हिंदुस्तान पहुँचता है तो समुद्र में चलने के कारण वो कोयला 2 करोड़ का हो जाता है। और ये जो बीच का मुनाफा है वो कुछ ऐसे मिडिलमैन कंपनियों के पास जा रहा है जो कंपनियां ज्यादातर अडानी साहब की कंपनियों के साथ ही काम करती हैं, वो और कहीं काम ही नहीं करती, उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार अडानी साहब के साथ कर रही हैं। ये आरोप इस फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर के अंदर छपा है और बहुत विस्तार से छपा है। हालांकि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो इसके अंदर बयान छपा है वो ये कहता है कि ये आरोप बहुत पुराने हैं और पुराने आरोपों को ही दोबारा जो है रीपैकेज किया जा रहा है। तो मुझे भी लगा कि आरोप पुराने हैं, सुने सुने लगते हैं, मगर जब डेट्स कंफर्म की हैं तो ये आरोप 2019 से 2021 तक जो कोयले की डीलिंग्स अडानी ग्रुप ने की है उसका डेटा है। ये पुराना डेटा नहीं है, नया डेटा है। हम इस रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और इसी के साथ रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2 रिपोर्ट और रॉयटर्स की 1 रिपोर्ट की भी बात करेंगे। पिछले 1 सप्ताह में गौतम अडानी के बारे में कुल 5 रिपोर्ट आई है। आप जानते हैं या आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि हिंदी के अखबार गौतम अडानी की खबरों को हाथ ही नहीं लगाते। ऐसा नहीं है कि इन अखबारों में काबिल पत्रकार नहीं है, लेकिन उनसे अपनी तरफ से खोजी काम भी नहीं कराते हैं। हिंदी के अखबारों का सबसे बड़ा राजनीतिक काम है अपने पाठकों को ऐसी खबरों की विस्तृत जानकारी से दूर रखना जिससे जनता मौजूदा राजनीति के कारनामे को समझ ना पाए। आप ही याद कीजिए हिंदी के पत्रकारों ने कब ऐसी बड़ी खबर की है जैसी रिपोर्टर्स कलेक्टिव, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट या कैरवन ने की है, क्योंकि इन्हें ऐसी खबर छापनी ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि हिंदी के पाठकों तक अगर गौतम अडानी की खबर नहीं पहुंचेगी तो फायदा किसे होगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोयले को लेकर जो रिपोर्ट की है उस खबर को समझने के लिए आपको कई साल से छप रही अडानी और कोयले से संबंधित खबरों की कड़ियों को भी देखना चाहिए। 2018 में कैरवन पत्रिका की नीलिमा एस नाम की पत्रकार ने एक खोजी रिपोर्ट की। काफी लंबी रिपोर्ट है, हम केवल सार संक्षेप ही बता रहे हैं, बाकी आप कैरवन की रिपोर्ट पूरी पढ़ लें। इसे कोलगेट 2.0 कहा गया। नीलिमा ने दिखाया कि सितंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कह दिया कि इस समय जितने भी कोयला खदानों के खनन की अनुमति है रद्द कर दी जाती है। इस फैसले के बाद सरकारी कोयला कंपनियों और प्राइवेट कोयला कंपनियों की साझेदारियां टूट गईं।
कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी कंपनियों को नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ा। नए नियम के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की भूमिका ठेकेदार जैसी सीमित हो गई, मगर इस नियम से सिर्फ एक व्यक्ति की कंपनी को कथित रूप से छूट दी गई, गौतम अडानी की। 2007 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की साझेदारी बनी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रही। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी साझेदारी खत्म हो जानी थी। यही नहीं, दोनों छत्तीसगढ़ में कोयला निकालते रहे। साथ ही सरकारी उपक्रम को फ्री में कोयला दिया गया था, लेकिन उसे कोयला की कीमत ज्यादा देनी पड़ रही थी ताकि साझेदार कंपनी को फायदा मिले। कोर्ट के आदेश के बाद भी उस समय की बीजेपी सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे नियमों को बदलकर गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके हिसाब से तो आपकी बिजली इसलिए भी महंगी हो गई होगी। आपका भी योगदान काफी अच्छा है। खुशी है कि आप बिजली का महंगा बिल खुशी खुशी दे रहे हैं। आपके घर का बिजली बिल क्यों महंगा है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है कि आप राजनीति को धर्म से ही समझना चाहते हैं, और धर्म जब भी राजनीति में आता है, जनता का घर लूट लेता है। यूपीए के समय कथित कोयला घोटाले को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई। अब आते हैं फाइनेंशियल टाइम्स की खोजी रिपोर्ट पर। उसमें भी यही है कि कैसे भारत के लाखों लोगों ने इसकी कीमत 2 गुना 3 गुना बिजली बिल देकर चुकाई है। आप धर्म की राजनीति में इसी तरह डूबे रहिए। एक दिन आपकी एफडी भी कपूर की तरह उड़ जाएगी। उस दिन आपकी खुशी 7वें आसमान पर होगी, यह मेरा मानना है। मैं इसी सुख को हिंदू सुख कहता हूं। 2 साल के रिकॉर्ड खंगालने से फाइनेंशियल टाइम्स को पता चला कि अडानी समूह ने ताइवान, दुबई, सिंगापुर में कथित रूप से ऑफशोर इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल किया, यानी एक किस्म की गुमनाम मध्यस्थ कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। इनके जरिए $5 अरब के कोयले का आयात किया गया। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो यह राशि भारतीय रुपए में करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। उस समय बाजार में जो दाम था, उससे डबल से भी ज्यादा दाम पर कोयले का आयात किया गया। आप बताइए, अमेरिका में सेब ₹1 का मिल रहा है तो आप ₹2 में क्यों आयात करेंगे? एक ही रुपए में करेंगे ना। तो यही बात है। अब जिस मध्यस्थ कंपनी के जरिए यह कारनामा किया गया, यह वही कंपनी बताई जा रही है जो ताइवान से चलती है और जिसका जिक्र फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक अलग रिपोर्ट में पहले किया है कि इसका मालिक अडानी समूह की कंपनियों का बड़ा पार्टनर हो सकता है, शेयर होल्डर है। कोयला लाया गया इंडोनेशिया से। 2019 से 2021 के बीच 32 महीनों में 30 बड़े जहाज से कोयला लाया गया, जिसे शिपमेंट बोलते हैं। सभी में इंडोनेशिया से निर्यात के समय जो कीमत चुकाई गई, वो भारत आते आते काफी ज्यादा हो गई। रास्ते में दाम कैसे बढ़ गए, यही तो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। काश यह अखबार यूपी में दैनिक जागरण के नाम से छप रहा होता तो आज हिंदी प्रदेश के करोड़ों पाठकों को सब पता चल जाता। तो यह दाम डबल कैसे हो गया? जिस दाम पर खरीद कर जहाज पर लादा गया, वो भारत पहुंचते पहुंचते डबल कैसे हुआ? देखिए, बिजली महंगी होती है तो और भी चीजों के दाम महंगे होते हैं। तभी तो रिपोर्ट आई है कि 50 साल में घरेलू बचत न्यूनतम स्तर पर है। तो सोचिए कि आपकी जेब का पैसा कहां कहां से निकला। लेकिन इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप धर्म की राजनीति के बारे में दिमाग लगाएं। एक नया खर्च नहीं होगा, सारा का सारा दिमाग बच जाएगा, केवल पैसा खर्च होगा। इस वीडियो का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोयले के खदान के पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखबार ने लिखा है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है। 2016 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने अडानी समूह की 5 कंपनियों को नोटिस भेजा कि इंडोनेशिया से जो कोयला आ रहा है उसका दाम बनावटी तरीके से बढ़ाया गया और वो पैसा बाहर खपा दिया गया। महंगा कोयला बेचकर जनता को महंगी बिजली दी गई। इस नोटिस में लिखा है कि जब आयात और निर्यात के रिकॉर्ड की तुलना की गई तो कई बार 50% और कई बार 100% दाम बढ़ गए। DRI ने अपने नोटिस में बताया था कि कोयला चला तो था इंडोनेशिया से भारत के लिए, मगर एक तीसरे देश में मौजूद एक से अधिक कंपनियों के बिल का सहारा लेकर इसका दाम बीच रास्ते में डबल हो गया और पैसा बाहर रह गया। जितना मैंने समझा यही है। आपसे गुजारिश है कि आप भी फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को पढ़ें, अपना दिमाग भी लगाएं और समझें। द वायर ने भी इसे छापा है और आज के टेलीग्राफ ने भी छापा है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उसमें यही तो आरोप था कि गौतम अडानी ने कथित रूप से ऑफशोर शेल कंपनियों का सहारा लिया, शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और मुनाफा कमा लिया। इन सभी के बारे में जांच की मांग हुई संयुक्त संसदीय समिति से, मगर उसका क्या हुआ आप जानते हैं। बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह यही आरोप लगाते रहे कि अडानी मामले में बोलने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। राहुल गांधी तो हर सभा में यही बात कहते रहे। अगर आप संजय सिंह और राहुल गांधी की बात पर यकीन ना करते हो तो कोई बात नहीं, आप हिंदी अखबारों में पलटकर देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा कि क्यों इन अखबारों में अडानी को लेकर विस्तार से खबरें नहीं छपती हैं। कई बार तो होती भी नहीं है, मगर बिजली बिल महंगा हो चुका है, लोग बिल नहीं चुका पा रहे हैं, ये सब जरूर छपता है, मगर ये नहीं छपता कि क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में अडानी जी वाला भाषण दे दिया। देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में देखा।
अब इनकी नई आदत है, वो टीवी ऑफ कर देते हैं। पहले माइक ऑफ करते थे, अब टीवी ऑफ कर देते हैं। तो पता नहीं आप में से सबने देखा या नहीं देखा, मगर बीजेपी वालों ने जरूर देखा। और उसके बाद मेरी जो लोकसभा की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया। जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे ही मेरे केस का एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी। क्योंकि डर लगता है, डर लगता है। जैसे ही 2 चीजें हैं, आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बबर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा।